चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये पास्ट पेपर्स हैं 2009 2010 का क्वेश्चन है। नाउन का टॉपिक है कि जो जितने भी पास्ट पेपर्स है उनको मैंने टॉपिक वाइज अलग कर लिया और उसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया है कि सर ऑल्दो ही हैड अरेंज्ड टू हैव हिज सन्स टॉन्सिल्स रिमूव, हैव हिज सन्स टॉन्सिल्स रिमूव की बजाय बेटा रिमूव्ड आएगा यहाँ पे। ही वुड नॉट कंसेंट टू द, यहाँ पे ही हैज सन्स टॉन्सिल्स रिमूव्ड आएगा, रिमूव नहीं आएगा क्योंकि ये कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब के बाद जब नॉन लिविंग थिंग आती है तो हम उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। ये कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव्ड आएगा। चलिए जी, अब आ रहे हैं इसकी तरफ, ये नाउन के पोर्शन की तरफ। 2008 से लेकर 2019 तक क्वेश्चंस पास्ट पेपर का एनालिसिस है बेटा। ये सारा इस एनालिसिस में आप नाउन अलग कर दिया, प्रोनाउन अलग कर दिया, एग्रीमेंट मिस्टेक, तो टॉपिक वाइज हम इस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द रिमेन्स ऑफ द बॉडी वर थ्रोन इनटू द सी। अब देखें कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। मैं ये बार बार आपसे ये बात करूंगा बच्चों कि क्वेश्चन जो है वो पेपर में शायद इतने मुश्किल नहीं आते जितना कि उसका खौफ हमारे जहन में बैठ जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे कोरोना के वाले से था कि कोरोना को इतना दहशत की अलामत बना के भेजा गया, पेश किया गया कि जैसे जिसको कोरोना होगा उसने लाजमी मरना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ और अल्लाह ताला ने इंसानों को बचाया बड़े बड़े पैमाने के ऊपर। तो ये यूं लगा कि जैसे इंसानी उसमें काविश मौजूद थी कि वो इंसानों को डरा सके। तो इसी तरह से आपका जो एंटी टेस्ट का जो पेपर होता है वो भी इसकी पूरी कोशिश होती है, हर बंदे की कोशिश होती है, हर टीचर की कोशिश होती है कि आपको डरा दिया जाए, वो इदारे की कोशिश होती है कि आपको इतना डरा दिया जाए कि आप जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करें। लेकिन मैं आपको बेटा आसान ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, अगर आपको सिंपल चीजें आती हैं तो आप बड़ी आसानी से पेपर कर सकते हो। बेटा ये लफ्ज देखें, द रिमेन्स है, और रिमेन जो है वो वर्ब भी है और नाउन भी है। जब भी बेटा ये नाउन की शक्ल में आएगा हमेशा प्लूरल होता है। जब प्लूरल होता है तो उसके बाद वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो देखिए बेटा यहाँ पे वर है, बाकी कहीं पर और यहाँ पर भी वर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे है द रिमेन्स ऑफ द बॉडी वर थ्रोन टू द सी है और यहाँ पे क्या होगा, इन टू द सी। तो लिहाजा हमारा अल्फा ऑप्शन क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। अल्फा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से आप जो है ना वो क्वेश्चन को रीच कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन रीच योर क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में ईमेल इज अ रिलेटिवली न्यू मीन। अब देखिए मीन लिखा हुआ है और अगर आप गौर करें मीन के, आज मैं आपको बता रहा था कि वोकैबुलरी को किस अंदाज से टैकल करते हैं और वोकैबुलरी को टैकल करना कितना आसान होता है। ठीक है ना, वोकैबुलरी को हम 4 अंदाज से अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वोकैबुलरी की होती है कि आपने देखना होता है कि उसके डिक्शनरी मीनिंग्स कितने हैं। कई वर्ड के एक मीनिंग, कहीं दो, कहीं 3 4 मीनिंग होते हैं। वो जो जेनरिक मीनिंग्स होते हैं बेटा वो आप अच्छी तरह समझ जाएं। तो मीन के बेटा जी जेनरिकली 4 to 5 मीनिंग्स होते हैं। पहला बेसिकली मीन एज ए वर्ब, मीन एज ए वर्ब, मीन एज ए वर्ब के तौर पर उसका मतलब होता है मतलब होना। ठीक है, और दूसरा अगर मीन को हम कहें कि हाउ मीन यू आर, तो यहाँ पे ये मीन पर्सन, अगर ये एडजेक्टिव है तो ये घटिया के मानों में इस्तेमाल होता है, हाउ मीन यू आर, हाउ चीप यू आर। तो इसी तरह से मीन जो है वो मिडिल को भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मीनिंग समझते हैं। जब बेटा जी मीन जब नाउन के तौर पर आता है तो ये आमतौर पर जब जराए के मीनिंग में आता है तो उसको हमेशा मीन्स कहते हैं। तो ईमेल इज अ रिलेटिवली न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर ये रूल आपको पता था तो आप देखें फौरन तौर पर समझोगे यार मीन पहला अल्फा ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर हमने कहा ईमेल इज अ रिलेटिवली न्यू मीन्स के बाद हम ऑफ लगाते हैं, टू लगाते हैं। देखिए यहाँ पे टू लिखा हुआ है, यहाँ पे टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये वाला ऑप्शन चार्ली ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ये विद इन सेकेंड बेटा जी आप इसके मीनिंग तक पहुंच सकते हैं और आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि आपको जो भी एलएमएस के ऊपर यहाँ पे जो भी आप जिस इदारे से पढ़ रहे हैं, किप से पढ़ रहे हैं, आप किप से पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किप से पढ़ रहे हैं तो वो आपको प्रैक्टिस करवाता है। कितनी कितनी प्रैक्टिस करवाता है कि इतनी ज्यादा कि आपको वो टाइमिंग दे के, अगर आपने एलएमएस ज्वाइन किया हुआ है तो आपने उसको 1 मिनट के अंदर नहीं करना, आपने उसको 40 40 30 35 मिनट्स में करना है, सेकंड में करना है उसको। तो ये किया भी जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। और यही मैं आपसे कहता हूँ जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं वो ये करें कि जो एफएलपी लेकर उसका टाइम सेट करके चेक करें कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो नहीं सॉल्व हो रहे उसके बाद में देखेंगे यार ये क्यों नहीं सॉल्व हुआ, मुझे क्यों रूल समझ नहीं आया। तो बेटा दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर योरसेल्फ। इसके अलावा बेटा ये सारे मेथड जो है वो ऐसे ही मैं उसको जो है ना वो ये नहीं कहता कि आप किताबें पढ़ना शुरू कर दें, आप जो है ना वो आगे पीछे देखना हाथ पाँव मारना शुरू कर दें, ना ना। सिंपली बेटा जी क्लास में पकड़ें, एफ एल पी पकड़ें,
टाइम सेट करें और पूरी कंसंट्रेशन के साथ उसको विद इन सेकंड सॉल्व करने की कोशिश करें। और जो नहीं हो रहा परेशान ना हो कि ये नहीं हुआ, साइड पे करते जाएं। जब सारा पेपर सॉल्व कर लिया फिर देखें यहाँ पे आपने क्यों मिस्टेक की है और उसका फिर रूल तलाश करें। फिर जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो एक टाइम आएगा कि जब आप विद इन टाइम पीरियड के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बेटा ये बेस्ट टेक्निक है जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। इससे देखें बेटा ये बिल गेट्स वाला क्वेश्चन है, इसमें देखें वन ऑफ का लिखा हुआ है और जिन जिन बच्चों को वन ऑफ का रूल आता है वो फौरी तौर पर ये बात कहेंगे कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। देखिए यहाँ पर्सन लिखा हुआ है, यहाँ पर्सन लिखा हुआ है, यहाँ पर्सन लिखा हुआ है, सिर्फ ये एक ही जगह पे पर्सन लिखा हुआ है, यही ठीक है बेटा, बाकी सारे गलत हैं। तो देखिए आपने सेकंड्स के अंदर अपने आंसर को बेटा ये आपने फाइंड आउट कर लिया, तो ये चार्ली ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में हिज फादर इज एएसपी, एएसपी और यहाँ पे एनएसपी लिखा हुआ है और बेटा सर यही एनएसपी जो है ना वो आंसर हमारा करेक्ट है। इसके लिए रूल जिस बच्चे को पता होगा कि आर्टिकल जो है वो किस नाउन से पहले आता है, ए कब आता है, एन कब आता है, तो बेटा एन के बाद में आने वाला ये हमने एक आमतौर पे एक गलत फहमी ये होती है कि जो एन है वो हमेशा वावल वर्ड से शुरू होता है। नहीं बेटा, वावल वर्ड से शुरू नहीं होता बल्कि वावल साउंड से शुरू होता है। बेटा फिर बोले किससे शुरू होता है, वावल साउंड से शुरू होता है। तो एस, ए की साउंड आ रही है इसलिए हम इसको एस भी कहेंगे। ठीक है, बिल गेट्स इज, हाँ बेटा वो मिस्टेक है, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। बिल गेट यहाँ पे देखें इन लिखा हुआ है, इसको मैं अभी इस कर देता हूँ, ये टाइपो मिस्टेक है, इसको मैं अभी इसको इस करता हूँ। बिल इज वन ऑफ द वेल्दीस्ट पर्सन, ये टाइपो मिस्टेक है। ठीक है जी, चलें जी, इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है इज वन ऑफ द जी, तो इसके बाद हम कर रहे हैं एसपी इज द हिज फादर इज एन एसपी इन द पंजाब। तो बेटा ऑनेस्ट नबी है किस सेंस में कह रहे हो, और किसका पर्सन ऑनेस्ट है और कौन एसपी है, बता दे जरा मुझे, कौन एसपी, किसके वाले साहब एसपी हैं। अच्छा जी तो हिज फादर इज एन एसपी इन द पंजाब पुलिस। ठीक है, तो एन के साथ आएगा, तो ये रूल आपको पता है तो आप फौरी तौर पे कर लेंगे आप। ठीक है जी बेटा जी, एन जी जी वो वावल की बात बता, तो मैंने कहा शायद आपके वालिद मोहतरम जो है ना वो एसपी हैं, चले तो इसलिए आप कह रहे थे नहीं ऑनेस्टली है। अच्छा इसके बाद देयर वर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन द शॉप। अब देखो बेटा यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और यहाँ पे वर है, तो जब वर होगा ये आपका ये प्लूरल वर्ब है और इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना ये हमेशा प्लूरल के साथ आता है, तो सब में उसने इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, तो फिर अगर इंस्ट्रूमेंट प्लूरल है तो फिर बेटा वर आना चाहिए। देखें पूरे ऑप्शन के अंदर एक ही वर है जो सही आंसर है और यही हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो यू कैन सी दैट हाउ सिंपल दीज क्वेश्चंस आर, और इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा लिटरली, बेटा मैं आपसे सुनो, मुझे आज एक बच्चा कह रहा था सर कि वो जब बच्चा पेपर देके वो रिपीटर था और रिपीटर 1 साल का नहीं 2 साल का रिपीटर था, वो कहने लगा सर हमने इतनी मुश्किल चीजें की हुई थी, इतनी मुश्किल चीजें याद की हुई थी, जब पेपर आया तो वो इतना आसान था कि हमने उन आसान चीजों पर तवज्जो नहीं दी हुई थी, हम कंफ्यूज होकर पेपर छोड़ के वापस आ गए। तो मतलब हैरानी वाली बात होती है ना कि आपको तैयारी बेटा जी सिंपल से बेसिक से तैयारी करनी चाहिए। आपको जितनी तैयारी बेसिक सिंपल से करेंगे उतना अच्छा बेटा जी आप आसानी से मुश्किल की तरफ जाएंगे, क्योंकि बेटा 50% पेपर आसान और सिंपल आ रहा होता है। वो जो बच्चे ने 90 प्लस क्रॉस करना था उनके लिए ट्रिकी पेपर होता है, लेकिन आप कम से कम जो है ना 185 180 190 नंबर तो पेपर सॉल्व करें ना आप लोग। बाकी जो जो 10 क्वेश्चन है वो ट्रिकी पेपर होते हैं, वो जानबूझ के ऐसे ट्रिक रखे जाते हैं जहाँ पे जो किस्मत वाले बच्चे सॉल्व कर सकते हैं या बहुत शार्प माइंडेड बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। तो उन 10% को क्वेश्चन को सॉल्व करते करते वो 190 का बेड़ा गर्क तो ना करें जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, ये मेरी आपसे मैं पहले से रिक्वेस्ट करूँ। इसलिए वो वोकैबुलरी के भी क्वेश्चन बेटा जी बेसिक्स आते हैं, वो 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ट्रिकी दे देता है, तो उन 2 क्वेश्चन की बुनियाद के ऊपर वो 8 क्वेश्चन तो ना खराब करें ना आप लोग। ठीक है ना, समझ लें बात को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दिस इज वन ऑफ द फिर बेटा जी वन ऑफ द की रोड वो आ गया, वन ऑफ द बाइफरकेटेड रोड्स होगा, तो इसमें देखें बेटा जी बीटा में रोड है और एक ही लिखा हुआ रोड, देखो बीटा में लिखा हुआ है दिस इज वन ऑफ द बाइफरकेटेड रोड। देखो हाउ सिंपल इट इज, कितनी जल्दी बेटा जी आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं इफ ओनली यू नो द रूल्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 7 में आ जाओ बच्चों। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट्स, अब देखिए बेटा बात किसकी हो रही है, स्टडी की बात हो रही है, स्टडी। और ये देखो ऑफ वाला मैंने आपको रूल बताया था कि ऑफ एक प्रेपोजिशन है और 90% जो वर्ब सब्जेक्ट होते हैं वो ऑफ से पहले देखे जाते हैं वर्ब के लिए। तो अब स्टडी है तो इंडिकेट्स होगा, सिर्फ वो सनम वाला रूल था जिसमें ऑफ के बाद वाला नाउन देखा जाता है वर्ब लगाने के लिए, याद है ना आपको ये रूल।
तो आपको ये तो स्टडी सिंगुलर है, तो बेटा जी इंडिकेट्स होगा। और देखें सिर्फ इंडिकेट्स कहाँ लगाया है उसने, अल्फा चार्ली में लिखा हुआ है, तो इंडिकेट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। आगे देखें फिर वो रूल आ गया वन ऑफ द। अब वन ऑफ द के बाद नाउन अगर काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा, तो फिर बेटा जी पैराडॉक्स है, तो बेटा पैराडॉक्स कहाँ लिखा हुआ है, या चार्ली के अंदर पैराडॉक्स लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। समझने बात को बेटा, हाउ सिंपल दीज थिंग्स आर। तो देयर केम टू हिम बेटा जी टू प्रेपोजिशन है, उसके बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ये प्रोनाउन की मिस्टेक थी। बट द टू हैड सीन स्पोकन, बेटा जी दो की बात होती है तो ईच अदर होता है, ये हैड सीन एंड स्पोकन, हैड सीन एंड स्पोकन ये वर्ब के साथ भी है, तो इसलिए बेटा हमारा ये नाउन प्रोनाउन के वाले से जो करेक्शन आई हुई थी वो हमने बेटा जी सॉल्व कर ली। अब आते हैं बेटा मॉडिफायर। अब तक मॉडिफायर का बेटा जी करेक्शन के अंदर एक ही क्वेश्चन है, आप रिसर्च देखें कैसे डिटेल के साथ रिसर्च की हुई थी, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों जी हमारे पास देखें रीचिंग ऑफ द बुक द लेटर स्लिप, बेटा ये डेंगलिंग मॉडिफायर का क्वेश्चन है। आप देखो मेरा बच्चा, जब आपने रूल्स पढ़े होते हैं ना, मैं आपको दो तरीके से बात करता हूँ। एक होता है आपने रूल्स बहुत अच्छी तरह से किए हैं और फिर आप जो ना वो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हो। एक होता है आपने सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं और फिर उस सेंटेंस में जो रूल्स आ रहे हैं फिर आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो ये दोनों मेथड आपने चेक कर लें बेटा, जल्दी जल्दी चेक करें कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, समझ ही कोई नहीं आई, और फिर किसने बताया यार इसमें ये रूल है, तो वो ज्यादा समझ लग जाता है कि आपने पहले 100 रूल अच्छी तरह से पढ़ लिए फिर आपने प्रैक्टिस की। तो ये अब बच्चों को समझना चाहिए कि यार मुझे कौन सा तरीका समझ आता है। हम बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हाउ टू लर्न द थिंग्स ये भी नहीं बताया जाता उनको कि चीजें याद कैसे करनी होती हैं। तो बेटे ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप फौरी तौर पर डिसाइड करें कि पहले सेंटेंस पढ़ के रूल्स की तरफ जाना है या पहले रूल याद करके फिर सेंटेंस की तरफ आना है। तो मैं समझता हूँ कि पहले आपके सामने सेंटेंस आना चाहिए, उन सेंटेंसेस से रूल देखें, अच्छा ये रूल आ रहा है, ये रूल आ रहा है, ये रूल। तो दोनों ही मेथड अपनी जगह पे सही है, आपको ये आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा बेहतर है। तो हमने कहा रीचिंग, और बेटा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो वर्ब जो उसके साथ आईएनजी लगा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, बेटा ये भी रीचिंग है। और ये लिखा व्हेन ही रीच, व्हेन ही, इसका मतलब ये क्लॉज बन रहा है और ये फ्रेज बन रही है, ठीक है। जब हम व्हेन ही रीच के साथ बात करते हैं तो उसका मतलब है कि इसमें सब्जेक्ट है। अब दोनों बेटा अल्फा बीटा दोनों रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है। रीचिंग फॉर द बुक, किताब तक पहुंचने के लिए लैडर जो है वो नीचे से स्लिप हो गई। अब किताब तक कौन पहुंचा और लैडर किसने स्लिप की, वो कैसे स्लिप हुई, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है ना, लिहाजा अल्फा ठीक है ना बीटा ठीक है। अच्छा अब चार्ली में उसने सब्जेक्ट ऐड कर दिया, ही सब्जेक्ट आ गया, डेल्टा में सब्जेक्ट आ गया। अब व्हेन ही रीच फॉर द बुक, इसका मतलब है जब वो किताब तक पहुंच गया तो फिर लेटर वॉज स्लिप, किसी ने लेटर उसकी जो है ना वो स्लिप करवा दी, ये गलत होगा। तो ये सही है, व्हेन ही वाज ट्राइंग टू रीच फॉर द बुक द लेटर स्लिप फ्रॉम हर फ्रॉम अंडर हिम, तो सीढ़ी फिसल गई जब वो किताब में कोशिश कर रहा था, तो ये हमारा डेल्टा